हमने आईफोन इस्तेमाल किया है। हमने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम तो जब से कंप्यूटर में इंडिया में आया तब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम अमेज़ॉन पे ऑन रेगुलर बेसिस शॉपिंग करते हैं। गूगल की सर्च के बगैर तो हमारी ज़िंदगी पूरी नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि जिन कंपनियों के प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उसी कंपनी में हम कभी इन्वेस्टमेंट करके उनके साथ जैसे इन कंपनियों की तरक्की हो रही है वैसे हम अपनी तरक्की भी कर पाए, या इनके प्रॉफिट में हम लोग शेयर मिला सकें। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अभी ये इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये म्यूचुअल फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ये जो हमारा पैसा है ये म्यूचुअल फंड हाउसेस इन ओवरसीज जो कंपनीज है वहाँ पे इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से मार्केट जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो मार्केट हमारे लिए अवेलेबल है उसमें है एक यूएस का मार्केट। यूएस के मार्केट में हम लोग म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे लिए मार्केट है वो है यूरोप का मार्केट। तीसरा हमारे लिए चाइना का मार्केट ओपन है। फिर उसके बाद हम लोग जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी भी ऐसे कई देश है, कंट्रीज़ है जहाँ पे हम लोग इन ओवरसीज़ या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं तो हमने देख लिया। तो अभी देखते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले अभी तक देखिए, अभी तक कैसे हो रहा था कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन जब करना चाहते तो हम लोग डेट में डाइवर्सिफिकेशन कर लेते, फिर इक्विटी में उसके साथ कर लेते और फिर गोल्ड में कर लेते। अगर जिसका फोलियो साइज काफ़ी बड़ा है वो आदमी वो इन्वेस्टर कभी कभी प्रॉपर्टी में भी डाइवर्सिफिकेशन कर लेता है। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन एक कदम आगे चली जाती है, क्योंकि हम बाहर के जो देश है उनके मार्केट में भी हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ये आपका हो गया पहला एडवांटेज कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा एडवांटेज हमारा ये है कि हमें एक्सचेंज रेट का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि देखिए कि साल भर पहले इंडिया रुपीज़ और यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वो करीब करीब 60, 65, 66 तक चल रहा था। और अभी की तारीख में अगर देखा जाए तो यही जो एक्सचेंज रेट है ये करीब करीब अभी 72, 74 के रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपकी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट 10% से अप्रिशिएट होती है और ये एक्सचेंज रेट अगर अनदर 5-10% बढ़ता है तो आपका टोटल मिला के जो अप्रिसिएशन है वो करीब करीब 15 to 20% के करीब करीब हो जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिट है वो ये है कि देखिए कि हम लोग अगर समझ लो कि इंडियन इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है और हमारा पूरा के पूरा पैसा जो है वो अपना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इंडियन स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि जब इंडियन इकोनॉमी ठीक नहीं करेगी हमारा फोलियो ठीक नहीं काम करेगा या उसके रिटर्न्स ठीक नहीं आएंगे। लेकिन जब हम लोग बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है और वहाँ पे ठीक कर रही है तो हमारा पोर्टफोलियो उतना नीचे नहीं दिखेगा या उतने कम रिटर्न नहीं दिखाएगा जितना कि 100% अगर हम लोग इंडिया में इन्वेस्टेड है तो। तीसरा एक है कि यहाँ पे अगर समझो जियो पॉलिटिकल बोलिए या कुछ भी, या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या किसी भी चीज़ से मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी वहाँ पे नहीं होगा। और दूसरा ये कि हम लोग डिटैच होके वहाँ पे जो एक परसेंट ऑफ हमारा फोलियो है वो यहाँ के जो सिनेरियो है या सर्कमटेंसेस है उस पर डिपेंड न होके वो अपनी तरफ से ग्रो होते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये 4 जो बड़े बड़े एडवांटेज है वो दिख रहे हैं। उसके बाद कि हम लोग कितना, मैंने अभी तक एडवांटेजेस भी कह दिए। अभी आप लोगों का सवाल होगा कि हम लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए भैया कि जब आपका अगर समझो काफ़ी साइज अच्छा खासा है पोर्टफोलियो का और आप कई सालों से अगर इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आप करीब करीब 30 to 35% तक इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर समझो कि आपने कई रिसेंटली एक 5-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट में शुरू किया है, आपका ठीक ठाक फोलियो का साइज़ है,
तो आप 10 से 15% के रेंज में जो इंटरनेशनल फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन तीसरा जो है कि जो आपके गोल के ऊपर निर्भर है, कि समझो आपका लक्ष्य जो है कि पोर्टफोलियो का ये लक्ष्य है कि आपका जो लड़का है या लड़की है उसको अमेरिका में एजुकेशन देना है। तो इस सिनारियो में देखिए अभी यहाँ पे कैसे बनता है कि आप पैसा खर्च करने वाले हैं अमेरिका में, आप सेविंग कर रहे हैं इंडिया में। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक तो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस, दूसरा कि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है उसके ऊपर। तो अगर आप आपके फोलियो का समझो 25 से 30% या 25 से 30% अगर आप उसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दें कि जहाँ पे आपको वो पैसा आगे जाके खर्च करना है, तो एक अच्छी मूव हो सकती है। तो ये 3 सिनेरियो में आप जो है वो एक 10% से 35% तक आपका जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा है कि अभी हम लोग इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। देखिए इसमें 3 टाइप होते हैं। एक तो है कि इंटरनेशनल फंड्स, कि जो फंड इंटरनेशनल जो शेयर्स है कंपनी के शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। दूसरा है कि फंड ऑफ फंड, जो फंड यहाँ के फंड वहाँ के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक हो गया फंड ऑफ फंड। और तीसरा यहाँ के फंड वहाँ के ETF में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100। तो ये फंड क्या करते हैं कि जैसे वहाँ के ETF में इन्वेस्ट हो जाता है उनका, तो यहाँ पे मैनेज करने के लिए थोड़ी जगह कम हो जाती है। लेकिन ये तीनों सिनेरियो में रिटर्न जो है वो लगभग करीब करीब मोटा मोटा देखा जाए तो पास में ही आ सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने अभी कैसे इन्वेस्ट करना देख लिया, हमने कहाँ इन्वेस्ट करना देख लिया, हमने कितना इन्वेस्ट करना देख लिया, तो आप लोग हम देखेंगे कि इस पर रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि रिस्क कम है या रिस्क है ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक सेटल इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझो कि मेरा फोलियो मैं अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी रिस्क जीरो नहीं हो जाती। जो इनहेरिटेड रिस्क है एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, वो आप इंडिया में इक्विटी में इन्वेस्ट करो या अमेरिका में करो, आपको वो रिस्क तो यहाँ पे भी रहेगी। सेकेंड रिस्क आपकी रहेगी कि जैसे जहाँ जो बेनिफिट है वो रिस्क भी हो सकती है कि एक्सचेंज रेट। समझो अभी तक डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था, अचानक से ऐसा हो गया कि रुपये अप्रिशिएट होना शुरू हो गया, तो आपका रिटर्न यहाँ पे कम आ सकता है। क्योंकि समझो वहाँ पे वो जो आपका फंड है उसने 10% रिटर्न दे दिया, और रुपये अगर 4% से अप्रिशिएट हो गया या 2% से अप्रिशिएट हो गया, तो आपका जो मुनाफा है वो घटकर 10% से 8% तक आ सकता है। तीसरा कि वहाँ की जियोपॉलिटिकल कंडीशन में अगर चेंज हो गया या वहाँ पे लोकल कुछ इश्यू हो गए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सफ़र करेगी। कि जैसे इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट आता है, तो जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ सफ़र करेगी, वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है और वहाँ पे अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है या राइट्स चल रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सफ़र कर सकती है। और सबसे बड़ा रीज़न जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पे अगर टैक्स बेसिस में कुछ चेंजेस आ जाए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको सफ़र कर सकती है। सब जैसे कि अगर यहाँ पे भी अगर ये जो इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनके ऊपर डेब्ट स्कीम की तरह टैक्सेशन होता है। मतलब जैसे हम लोग इक्विटी में अगर इंडिया की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं प्योरली, तो यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आज के तारीख में 1 लाख तक हमको टैक्स नहीं भरना है, और 1 लाख से ऊपर जो अपना गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसके ऊपर हम लोगों को 10% भरना है। लेकिन ये जो फंड्स है ये भले ही इक्विटी में बाहर इन्वेस्ट करो, लेकिन इनको अपने टैक्सेशन सिस्टम में डेब्ट फंड के हिसाब से ही देखा जाता है। तो यहाँ पे आपके पहले 3 साल का जो है वो शॉर्ट टर्म पकड़ा जाता है, और जो भी गेन है आपका वो आपके इनकम में ऐड होके उसके ऊपर टैक्स होगा। अगर 3 साल के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट आपकी बनी रहती है, तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% इंडेक्सेशन के बाद। तो अभी मैंने आपको पूरा के पूरा ये जो है इंटरनेशनल ये जो फंड्स है इसके बारे में बेनिफिट से लगा के रिस्क तक सब कुछ समझा दिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें मैं टॉप 3 जो फंड्स है, वो जो फंड्स है जो इंटरनेशनल फंड्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे फंड के बारे में मैं बताऊँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो पसंद है, तो आप एक काम करना,
इसको लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो आप सब्सक्राइब बटन दबा के फिर बेल आइकॉन दबा देना। ये बेल आइकॉन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ तो आपको इसका अलर्ट मिल जाएगा।